खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मनुश्री और आप सभी के लिए लेकर आई हूं ये ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से और साथ ही साथ आपको ले जाएंगे दिखाने के लिए रौनके बाजार भी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए दिखा देते हैं आपको हमारे आज के इस एपिसोड की एक खास झलक। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, वो हर बच्ची को होता है। थोड़ा बहुत इंटेंसिटी मैटर करती है, किसी को ज़्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, किसी को कम होता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो है ये डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। हर ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी रिहाइशगाह को एक से बढ़कर एक उम्दा डेकोरेटिव आइटम से सजाए, जिससे उनकी रिहाइशगाह खूबसूरत और दूसरों से मुख्तलिफ नजर आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की, जहां पर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट और जो आज हमें एक अहम मौजू पर बहुत सारी जानकारी देने वाली हैं। तो चलते हैं उनके जानिब। डॉक्टर सिद्वत खान, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। पहले मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम, जो बहुत ही मकबूल प्रोग्राम है आपकी सहेली, इसमें आने का मौका दिया। डॉक्टर सिद्वत, हमारे आज के इस सेगमेंट में हम खवातीन की सेहत के हवाले से जुड़ी परेशानियों के बारे में बात करते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो भी बेहद अहम है, यानी हम बात करने वाले हैं डिस्मेनोरिया के बारे में। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में उठता है वो ये है कि ये डिस्मेनोरिया आखिर है क्या, इसके बारे में कुछ बताइए। डिस्मेनोरिया एक लेमैन टर्म्स में आप समझ लीजिए कि पीरियड्स के दौरान जो बच्चियों को क्रैम्प्स आते हैं या पेन होता है उसको डिस्मेनोरिया कहते हैं। और ये कुछ बच्चियों को होता है, कुछ लड़कियों को होता है और कुछ को नहीं भी होता है। तो अगर आप अपनी समझ के लिए जानना चाहें कि ये कोई बड़ी परेशानी है या ये मामूली सी दिक्कत है जो अमूमन इस उम्र में हो जाया करती है। डिस्मेनोरिया जो है दो टाइप्स का होता है। एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, वो हर बच्ची को होता है। थोड़ा बहुत इंटेंसिटी मैटर करती है, किसी को ज़्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, किसी को कम होता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो है ये डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। ये दोनों में ये फ़र्क है दोनों में। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है वो पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है, दर्द होता है पेट में, क्रैम्प्स होते हैं बच्चियों को, और वो अक्सर बैक एक होता है, लोअर पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा दर्द होता है। कभी कभी वो पेन टांगों तक जाता है। ये पेन अक्सर एक दिन पहले या पीरियड्स के दौरान शुरू होता है और 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो है वो पीरियड्स के अक्सर दूसरे दिन से शुरू होता है या तीसरे दिन से शुरू होता है और पीरियड्स के ख़त्म होते होते तक रहता है और पेन ज़्यादा सीवियर होता है। तो ये सेकेंडरी वाला जो है ये कुछ डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। यानी आपका कहना है कि ये जो डिस्मेनोरिया की दिक्कत है ये और बड़ी परेशानियों से यानी बड़ी बीमारियों से एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है। तो उन बीमारियों के बारे में हमें कुछ बताइए। जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, देखिए कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि अंदर के ऑर्गन्स में, यूट्रस में, ओवरीज वगैरह में कुछ इन्फेक्शन है। या दूसरा कंडीशन जो होती है फाइब्रॉइड्स होते हैं। फाइब्रॉइड्स मतलब होता है छोटे छोटे ट्यूमर्स, या वो ट्यूमर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, यूट्राइन ट्यूमर होता है। या ओवरीज जो होती हैं उसके अंदर सिस्ट हो जाना, उससे भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। चौथी कंडीशन जो है वो एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब ये होता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो यूट्रस के अंदर भी प्रेजेंट होती है और भी जगह वो पाई जा सकती है। तो जब पीरियड आता है तो वो भी ब्लीड करती है हर जगह, तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। और लास्ट कंडीशन है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस का मतलब ये है कि वही लाइनिंग यूट्रस के बीच वाले हिस्से में भी मौजूद हो जाती है। तो ये सब कॉजेज़ हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के, जिसके लिए डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। जी, अब एक और अहम सवाल उठता है
कि क्या डिस्मेनोरिया यानी कि जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होते हैं इस दौरान जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है क्या उस पर भी असर पड़ता है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये परेशानी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ज़्यादातर बच्चियों को ये बच्चियाँ तकलीफ़ दर्द बताती हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, कभी कभी इसके साथ साथ लूज़ मोशंस भी शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग्स भी हो जाती हैं और कभी कभी जो है वो मूड स्विंग्स भी होते हैं बच्चियों के। तो ये चीज़ नॉर्मल है और अगर ये पीरियड से 1-2 दिन पहले या पीरियड के दौरान शुरू हुआ है और 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती है। और ये होता इसीलिए है कि यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से पेन होता है और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होते हैं। एक चीज़ होती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी बॉडी में, वही रिलीज़ होते हैं तो उसकी वजह से ये पेन होता है। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चियों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए इससे। इसकी दवाएं हैं, इसके ट्रीटमेंट हैं, इसके इलाज हैं जो हम दे सकते हैं और ठीक हो जाएं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो रहा है, पीरियड के दूसरे तीसरे दिन से दर्द है और पीरियड के ख़त्म होते होते तक भी बहुत सीवियर दर्द रहता है, तो उन कंडीशंस में ज़रूरी है आप बच्चियों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि हो सकता है कि जो 5 कॉजेज़ हमने बताई थी उनमें से किसी एक की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो। जी डॉक्टर सिद्वित, फिलहाल मैं आपको यहीं रोकना चाहूँगी और अपनी ख़वातीन को याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपके भी हैं सेहत के हवाले से कुछ सवाल तो वो आप हम तक पहुँचा सकती हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकती हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर भी अपने सवालों को भेज सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। फिलहाल शो में वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फे के उस पार भी हम आपको देने वाले हैं डिस्मेनोरिया से जुड़ी अहम जानकारियाँ। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद एक बार फिर से खैर मकदम है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। आज हम बात कर रहे हैं ख़वातीन की सेहत के हवाले से डिस्मेनोरिया के बारे में। तो चलिए चलते हैं हमारी हेल्थ एक्सपर्ट की जानिब। डॉक्टर सिद्वित, जैसे कि आप हमें बता रही थी ब्रेक से पहले भी कि ये जो दिक्कत है ये अमूमन टीनेज गर्ल्स में हो जाती है, लेकिन अब एक अहम सवाल उठता है कि क्या इस दौरान मूड स्विंग्स होना, इमोशनल ब्रेकडाउन्स होना, क्या ये भी एक आम बात है? क्या ये भी इसका एक तरीके का हम कह सकते हैं अलामत है? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चियों को इस दौरान काफ़ी पेन होता है और इमोशनल अपसेट भी हो जाते हैं, बच्चे अपसेट हो जाते हैं। बल्कि इस पीरियड आने से पहले भी एक टर्म होता है प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, वो बच्चियों को अक्सर होने लगता है, जिसमें बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं, बच्चे बहुत डल हो जाते हैं, बच्चे पढ़ाई में दिल नहीं लगाते हैं। तो ये चीज़ें इस दौरान होती हैं। ये सारी प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो रिलीज़ होते हैं बॉडी में, जो हार्मोन्स एकदम फॉल करते हैं जिसकी वजह से पीरियड आता है, उसी की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी डॉक्टर सिद्वित, जो टीनेज लड़कियों में हम चिड़चिड़ापन देखते हैं वो डिस्मेनोरिया की वजह से भी हो सकता है। यहाँ पर जो वालिदा हैं उनका अहम किरदार होना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें अपनी बच्चियों को कैसे समझाना है, कैसे इस तरीके के माहौल से उन्हें बाहर रखना है। हार्मोनल जो हार्मोन्स फॉल करते हैं प्लस जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ करते हैं, इसकी वजह से होता है। तो इसका हम लोग को समझना चाहिए कि बच्चे क्यों इस परेशानी से, इस तरह से बच्चे क्यों बिहेव कर रहे हैं। जी डॉक्टर सिद्वित, अब एक अहम सवाल और उठता है कि कब ये परेशानी बढ़ सकती है, कब ये समझ लेना चाहिए कि अब डॉक्टर के पास जाना बेहद ज़रूरी हो गया है और उनसे कंसल्ट करना भी अहम हो चुका है। डिस्मेनोरिया एक नॉर्मल सी चीज़ है जो बहुत घर में ट्रीट हो सकता है, लेकिन आप कब डॉक्टर के पास जाएं उसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अगर आप बच्चियों के लोअर एब्डोमेन में या पेट में दर्द है और पीरियड से एसोसिएटेड नहीं है या फीवर आ रहा है उनको, या फिर उनको जो है वो पीरियड, ये जो पेन है ये पीरियड के 3rd 4th डे, जैसे हमने बताया 2nd 3rd डे स्टार्ट हो और पूरे पीरियड के दौरान रहे, तो ये सारी चीज़ों में ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम लोग लेटर ऑन सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, मालूम करते हैं कि ये नॉर्मल पेन था पीरियड का या किसी डिजीज़ से एसोसिएटेड था। जी डॉक्टर, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया कि जो डिस्मेनोरिया में पेन होता है इसका इलाज हम अपने घर में ही ढूंढ सकते हैं। घर में भी मौजूद होती हैं कई सारी ऐसी चीज़ें जिनको कि हम अपना करके, जिनको हम इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपसे उनके बारे में जानना चाहेंगे। ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये बहुत नाज़रीन के काम आएगा और
इसमें देखो बच्चों को एक तो हॉट वाटर बॉटल का इस्तेमाल बच्चियां कर सकती हैं। ये मैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में बता रही हूँ, जो नॉर्मल पीरियड पेन कहलाता है, जिसमें नॉर्मल क्रैम्प्स होते हैं। तो उसमें हॉट वाटर बॉटल का बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे काफ़ी उनको रिलीफ मिलेगा। नंबर 2 जो है, बच्चियां जो हैं वो कोई भी पेन के रिलीवर्स जो हैं, जैसे मेफ्टाल स्पास है या आइबुप्रोफेन है, ये आराम से, या पॉन्स्टैनफोर्ड के नाम से आती हैं, ये आराम से बच्चियां ले सकती हैं। एक गोली दिन में 3 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं, जैसे कहते हैं कि फ़िश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, DHA होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डिस्मेनोरिया को, क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को थोड़ा रिलीज़ को कम करता है। तो इसके फ़िश ऑयल कैप्सूल्स भी आते हैं जो बच्चियां ले सकती हैं। और इसके अलावा जो है मैग्नीशियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैग्नीशियम, हाई मैग्नीशियम डाइट देना चाहिए बच्चियों को। जो मैग्नीशियम ज़्यादातर हरी सब्जियों में मिलता है, नट्स में मिलता है और ग्रेन्स में मिलता है। तो ये मैग्नीशियम हो गया, और एक आपका ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए। नंबर 3 विटामिन B1, जो विटामिन B का सूल या कुछ आता है, ये भी बहुत हेल्प करता है ये पीरियड के पेन को कम करने के लिए। और अगर फिर भी ये पीरियड पेन नहीं ठीक होता है और इन होम रेमेडीज़ से, तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। और अगर प्राइमरी डिस्मेनोरिया भी है तो कभी कभी डॉक्टर्स लोग जो हैं वो OC पिल्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। उससे भी बच्चियों का पेन काफ़ी कम हो जाता है। और अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, कोई उसके साथ डिजीज़ एसोसिएटेड है, तो डॉक्टर खुद ही फाइंड आउट करेंगे कि क्या रीज़न है और उसी के अकॉर्डिंग उसका इलाज करेंगे। जी, ये तो बात है उन नुस्खों की जो घर में ही मौजूद हैं, जो अक्सर इस तरीके के दर्द में काम आ सकते हैं। लेकिन अब अगर बात करें ग़िज़ा की, तो उसमें हम क्या कुछ एहतियात बरत सकते हैं, क्या कुछ ख्याल रखें कि हम क्या खा रहे हैं, उससे कुछ ये परेशानी जो है बढ़ तो नहीं रही है? ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां और नट्स हैं, और हेल्दी डाइट बच्चियां लें उसमें, और इससे जो है वो काफ़ी पीरियड पेन कम हो जाएगा उनका। और बाकी फैटी आइटम ज़्यादा ना लें, क्योंकि उससे जो है वो इस दौरान अक्सर लूज़ मोशंस हो जाते हैं, बच्चियों को वॉमिटिंग होती है। तो अगर वो हाई कंटेंट होगा फैट का डाइट में, या मिर्चें ज़्यादा होंगी, स्पाइसेस ज़्यादा होंगी, तो ये प्रॉब्लम को थोड़ा बढ़ाएगा। तो उस तरह से उसको करके हेल्दी डाइट लें बच्चियाँ, और अपनी एक्टिविटी जारी रखें पूरी, और पेन रिलीवर ज़रूर ले लें। बिल्कुल सफ़र ना करें पेन, इस दौरान जो पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसको करें। डॉक्टर सिद्वत, अक्सर हम ये सुनते आ रहे हैं हमारे बुजुर्गों से भी कि इस दौरान ठंडी चीज़ें या ठंडा पानी जो है वो नहीं पीना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे साइंस में तो कोई इसकी ऐसी मतलब कोई स्टडी नहीं हुई है गरम ठंडे की, लेकिन ये है कि हॉट वाटर बॉटल से या गर्म सिकाई करने से ज़रूर बहुत आराम मिलता है बच्चियों को। अक्सर पेन रिलीवर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो हॉट वाटर बॉटल से इतना बच्चों को आराम मिल जाता है कि बच्चे आराम पा लेते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन हो तो इवन इंजेक्शंस लगवा सकते हैं, वोवरान का या पैरासीटामोल का इंजेक्शन भी लगता है अक्सर, ताकि पेन को रिलीफ हो जाए। जी डॉक्टर सिद्वत, आज आपने हमें जानकारी दी है डिस्मेनोरिया के बेसिक लेवल के बारे में, जिसकी परेशानी जो है वो टीनेज गर्ल्स में अक्सर हो ही जाती है। आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमारी जो ख़वातीन प्रोग्राम देख रही हैं उन्हें कोई सलाह दें, ताकि वो इस दिक्कत के बढ़ने से पहले ही इसके इलाज के बारे में सोच लें और डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। ये अगर ये पेन बच्चियों का हॉट वाटर बॉटल से, और ये जितनी मैंने विटामिन B और मैग्नीशियम, फिश लिवर ऑयल कैप्सूल्स, रेस्ट, और जो कुछ मेडिसिन जो बताई थी जैसे पॉन्स्टैन है, मेफ्टाल स्पास है, इन सब चीज़ों से अगर पेन कम हो जाता है बच्चों का और 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें बिल्कुल नॉर्मल पेन है, ये बच्चे अपनी सब एक्टिविटीज़ रख सकते हैं सब कुछ। लेकिन अगर ये पेन बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि बच्चा ये सब चीज़ों से पेन रिलीव नहीं हो रहा है, और पेन ये एक्सटेंड हो रहा है, ज़्यादा दिन चल रहा है, और या बिना पीरियड के भी बच्चों को पेन है या फीवर आ जाता है ऐसा, तो उसमें ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न होगा इतना ज़्यादा पेन का। और जो भी फिर कॉज निकल के आती है, जिस वजह से भी ये दर्द हो रहा है, तो उसको अकॉर्डिंगली हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। तो ये बच्चे माएँ ये कर सकती हैं कि अगर जैसे नॉर्मल पेन है 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है इन सब चीज़ों से, तो कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन अगर ये ठीक नहीं होता है, बच्चों को पेन ज़्यादा रहता है और बच्चे ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें।
डॉक्टर सितवत आज जब भी हमारे स्टूडियो में आती हैं कुछ ऐसी जानकारी लेकर आती हैं सेहत के हवाले से जो कि हमारी नाजरीन और ख़वातीन को इंस्पायर करती है कि वो भी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। तो ये तो थी डॉक्टर सितवत जो आज हमें बता रही थी डिस्मेनोरिया के बारे में, लेकिन सेहत से जुड़ी ऐसी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं जिसका कि सामना शायद आप भी कर रही हो। अपने अगर आपके भी सवाल हैं ऐसे ही सेहत से जुड़े हुए तो उन्हें हम तक पहुँचाइए। आप हमें ईमेल कर सकती हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर भी अपने सवाल छोड़ सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ अब प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फे के उस पार हम आपको दिखाने वाले हैं रौनके बाजार भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखती रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश जिसका नाम है आपकी सहेली। अब वक्त हो गया है कि मैं आपको ले जाऊं रौनके बाजार की तरफ और आपको कुछ ऐसा दिखाऊं जो कि आपकी रिहाइशगाह की शान बढ़ा सके। ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी रिहाइशगाह को एक से बढ़कर एक उम्दा डेकोरेटिव आइटम से सजाए, जिससे उनकी रिहाइशगाह खूबसूरत और दूसरों से मुख्तलिफ नजर आए। आज हम आपकी रिहाइशगाह को डेकोरेट करने के लिए ऐसे ही खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम से आपका तारुफ करवाएंगे। जी हाँ, फैब्रिक से तैयार की गई ये खूबसूरत खंदील न फ़कत आपकी रिहाइशगाह को सजाएंगी बल्कि रोशन भी करेंगी। अगर बात करें इनकी तख्लीक की तो इन्हें कई खूबसूरत रंग के फैब्रिक से बनाया गया है। एक के बाद एक कई सतहें और ट्रायंगल शेप के पैचेस से बनी ये खंदील काफी खूबसूरत नजर आती हैं। इन खंदीलों में छोटे छोटे शीशे और खूबसूरत लेसेस का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इनकी खूबसूरती में और इजाफा हो गया है। इन खंदीलों में लगी सफेद रंग की झालर भी बेहद दिलकश नजर आती है। इनमें आपको शोख और हल्के रंग की खंदील मिल जाएंगी। इसके अलावा मल्टी कलर खंदीलों की अपनी एक नुमाया कशिश है। इन खूबसूरत खंदीलों में उम्दा दस्तकारी की भरपूर झलक नजर आती है। इन खंदीलों में आप कलरफुल लाइट्स लगाकर इन्हें अपनी रिहाइशगाह के मनपसंद हिस्से में लगा सकती हैं। जब आप इन खंदीलों को रोशन करेंगे तो आपकी रिहाइशगाह में हर सू एक खुशनुमा एहसास बिखर जाएगा। आइए अब आपको ले चलते हैं फैब्रिक से ही बने कुछ और डेकोरेटिव आइटम्स की जानिब। अगर आप अपने दरवाजों की डेकोरेशन के लिए कुछ तलाश रही हैं तो यहाँ आपको खूबसूरत डोर डेकोरेटिव आइटम्स भी मिल जाएंगे। डोर डेकोर के लिए खूबसूरत पीसेस को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिन पर लेसेस लगी हुई हैं और इनके किनारे पत्ती नुमा बनावट के लाल और नीले रंग के हैं। इसके अलावा खूबसूरत फैब्रिक के बैग भी यहाँ मौजूद हैं। इन बैग्स पर कपड़ों के पैच से डिजाइन्स बनाई गई है। इनमें कलरफुल बैग्स, कैरी बैग्स खास हैं। खास तौर से कैरी बैग्स तो बेहद जाजिब नजर आते हैं। इन बैग्स पर फ्लावर की खूबसूरत डिजाइन्स बनी हुई हैं और इन पर लेसेस का इस्तेमाल भी नफासत से किया गया है। अब अगर आप इन कलरफुल प्रिंटेड छाते को देखें तो यकीनन आप इन्हें खरीदे बिना नहीं रह पाएंगी। इन छातों के प्रिंट्स बेहद दिलकश हैं और इनके शोख रंग इन्हें और भी खूबसूरत बनाते हैं। इन छातों की डिजाइन्स भी काफी उम्दा हैं और इन पर छोटे छोटे शीशों का काम भी खूबसूरती से किया गया है। इन छातों के किनारों पर भी खूबसूरत कटवर्क किया गया है, जिससे इनके दिलकशी में इजाफा हो गया है। तो ख़वातीन, अगर आप भी अपनी रिहाइशगाह को फैब्रिक के इन खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम से सजाना चाहती हैं तो इन्हें मुंतखब करें और बनाएं अपनी रिहाइशगाह को सबसे नुमाया और दिलकश। तो
तो अगर आपको भी अपनी रिहाइशगाह को एक अलग अंदाज में सजाना, खूबसूरत बनाना पसंद है, तो ये डेकोरेटिव आइटम्स डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर ऐसा कुछ खास है जो आप हमारे प्रोग्राम में देखना चाहते हैं या आपकी कोई फीडबैक्स हैं, तो आप वो हम तक ज़रूर पहुंचाइए। हमें हमेशा उनका इंतज़ार रहता है और इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमारा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं। उस पर हमें अपने सवाल या फीडबैक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। अब वक्त हो गया है कि हम अपने आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करें, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में आपके लिए लेकर आएंगे दिलचस्प जानकारियां एक बार फिर से। फिलहाल आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।